डियर स्टूडेंट, हम मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पारगम्यता या परमेबिलिटी की तरह ही एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। संपीड्यता या कॉम्प्रेसिबिलिटी इसके अलावा तीसरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया कि सॉइल शियर में सबसे पहले फेल होती है। हमने शियर स्ट्रेंथ की परिभाषा देख ली है। अब हमें आगे बढ़ना है। सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है उसके दो हिस्से होते हैं, ससंजक बल या कोहेशन और आंतरिक घर्षण या इंटरनल फ्रिक्शन। अगर हमारी सॉइल पूरी तरह से मृतिका जैसी सॉइल है, अगर हमारी सॉइल मृतिका सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है, तो उस तरह की मिट्टी में केवल कोहेशन मिलेगा, और अगर कोहेशन लेस या रेत जैसी मिट्टी है तो उसमें केवल आंतरिक घर्षण बल मिलेगा। जबकि अगर इसका मिक्सचर है तो इसमें ये दोनों चीजें शियर स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करेंगी। इन दोनों चीजों के कारण, दोनों कारणों के कारण सॉइल में शियर स्ट्रेंथ होगी। सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है उसमें से जो ससंजक बल है वो कणों की सूक्ष्मता पर निर्भर करता है। हमारी सॉइल में क्ले कंटेंट कितना है उस पे निर्भर करता है। जैसे जैसे क्ले कंटेंट बढ़ेगा कोहेसिव फोर्स बढ़ता जाएगा, और ये जलांश पर भी निर्भर करता है। जलांश बढ़ने पे ये घट सकता है। आंतरिक घर्षण बल कणों के आकार पे निर्भर करता है। आकार बड़े होंगे आंतरिक घर्षण बल ज्यादा होगा। आकृति पर निर्भर करता है। एंगुलर पार्टिकल में, कोणीय पार्टिकल में ये ज्यादा होगा, गोल पार्टिकल में कम होगा। सतह के रूखापन पर या रफनेस पर निर्भर करता है, और मृदा की सघनताओं पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सघनता बढ़ेगी इंटरनल फ्रिक्शन या आंतरिक घर्षण बल बढ़ जाएगा। हमने कूलम के नियम के बारे में पढ़ लिया है। कूलम ने इस संबंध में प्रैक्टिकल करके काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक नियम दिया था। उसके अनुसार शियर प्रतिबल नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी विरूपण प्रतिबल जो अविलंब प्रतिबल होते हैं उनके समानुपाती होते हैं। इस समीकरण को हमने इस तरह से देखा था, जिसमें टाउ शियर स्ट्रेंथ थी, सी कोहेशन था, नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। हमने ये पिछले बार बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारी मिट्टी में कोहेसिव सॉइल और कोहेशन लेस सॉइल दोनों का मिक्सचर है तो हमारी मिट्टी में जो कूलम फेलियर एनवलप होगा वो इस तरह का होगा। ये कोहेशन है, और इस फेलियर एनवलप की जो स्लोप है ये इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है। अगर हमारी मिट्टी कोहेशन लेस है तो ये सी वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। इस केस में C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमारी जो फेलियर एनवलप का इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा tan phi हो जाएगा, और ये कर्व हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होने लगेगा। उसी तरह से अगर हमारी प्योर कोहेसिव सॉइल है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए हमारा phi इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमें सीधा सीधा इक्वेशन मिल जाएगा C टाउ इज इक्वल टू C। इस तरह से तीनों तरह के सॉइल के लिए हमने C-phi डायग्राम देख लिया। ये काफी महत्वपूर्ण है और हमें याद होना चाहिए। अब हमें इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। वास्तव में ये मैकेनिक्स का एक हिस्सा है, और शायद आप सब लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में इसे पढ़ लिया हो, लेकिन हम अपने लिए इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। मुख्य प्रतिबल एवं मुख्य तल। अगर किसी तल पर एक बल काम कर रहा हो तो इसे
तल के पैरेलल और तल के परपेंडिकुलर हिस्सों में रिजॉल्व किया जा सकता है। अभिलंब प्रतिबल प्रतिबल का वह घटक है जो तल के लंबवत कार्य करता है। अपरूपण प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो इसका दूसरा घटक होगा। प्रतिबल का वह घटक जो तल की समानांतर दिशा में कार्य करे उसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल या विरूपण प्रतिबल या कर्तन प्रतिबल कहेंगे। इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा स्पर्श रेखीय प्रतिबल होगा, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ये प्रतिबल का वह घटक जो दिए गए तल के समानांतर दिशा में या स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। मुख्य तल या प्रमुख प्रतिबल जब किसी तल पर केवल अभिलंब प्रतिबल कार्य करे तथा कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल अनुपस्थित रहे तो उसे मुख्य तल कहा जाता है। उस पर लगने वाले प्रतिबल को मुख्य प्रतिबल कहा जाता है। किसी पिंड में मुख्य तल एवं मुख्य प्रतिबल, तीन मुख्य तल एवं तीन मुख्य प्रतिबल होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं। इसमें से जिसका मान सबसे अधिक होता है उसे अधिकतम मुख्य प्रतिबल कहते हैं, जिसका मान सबसे कम होता है उसे न्यूनतम मुख्य प्रतिबल कहते हैं और जिसका मान इनके मध्य होता है मध्य मुख्य प्रतिबल कहलाता है। अधिकतम मुख्य प्रतिबल को सिग्मा 1 से डिनोट करेंगे, न्यूनतम वाले को सिग्मा 3 से डिनोट करेंगे और जो इंटरमीडिएट होगा वो सिग्मा 2 से। जनरली हम इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी निकाय पे हमें तीन ऐसे तल मिल जाएंगे जिसपे केवल नॉर्मल रिएक्शंस ही वर्क करेंगे और कोई दूसरा बल कार्य नहीं करेगा। ये तीनों तल आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुके हुए होंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम सॉइल की अपरूपण सामर्थ्य का मापन करें, हम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकें। हम जानने लगे हैं कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ससंजक बल और आंतरिक घर्षण पर निर्भर करती है। इसे ज्ञात करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट किए जा सकते हैं। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जल निकास की स्थिति यानी ड्रेनेज कंडीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसे हम अपवाह की स्थिति कहते हैं। तो अपवाह की स्थितियों के नियंत्रण के संबंध में जानना हमारे लिए जरूरी होगा। हमें ड्रेनेज की कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी होगा, तब हम आगे इसे समझ पाएंगे। सॉइल में अगर ड्रेनेज का टाइप बदल जाता है, पानी के निकासी की व्यवस्था बदल जाती है तो शियर स्ट्रेंथ का मान भी बदल सकता है। इसलिए हमें इसे ध्यान रखना है और हमें अपवाह की स्थितियों को भी समझना होगा। हमारे किसी भी सॉइल के एक सैंपल को हम ले लेते हैं और प्रॉब्लम को सरल करने के लिए हम उसे केवल 2 डायमेंशनल मान लेते हैं। उस पे अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिग्मा 1 और न्यूनतम सिग्मा 3 लग रहा है और इस पे हमारा फेलियर प्लेन है। जिस फेलियर प्लेन पे हम सिग्मा यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और टाउ यानी शियर कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए अगर हम मैथमेटिकली इसे सॉल्व करें तो नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेस सिग्मा 1 इस फार्मूले के आधार पर आ जाएंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू कॉस 2 थीटा और शियर स्ट्रेस इस फार्मूले के बेस पर आ जाएंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन 2 थीटा। इसे मोर ने ग्राफिकली करके दिखाया था। एक और मोर के हिसाब से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि सिग्मा 3 के बराबर थी, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी हमने लाइन ड्रॉ की जो सिग्मा 1 के बराबर थी, इसका मिड पॉइंट निकाला और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। थीटा डिग्री पे
हमने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, जहां ये इस सर्किल को टच करेगी वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये टाउ हो जाएगा और ये डिस्टेंस यहां से लेके और यहां तक की ये सिग्मा हो जाएगी। ये ग्राफिकली निकालते हैं और ये कंस्ट्रक्शन मूर सर्किल कहलाता है। ये हम कभी ना कभी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। तो हमें ये दो फार्मूले याद रखने हैं। नॉर्मल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू कॉस 2 थीटा है, और शियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन 2 थीटा है। अब हम अपवाह की स्थितियों को समझ लेते हैं। जो पहली अपवाह की स्थिति है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, जब हम शियर के लिए टेस्ट करते हैं तो हमें एक सैंपल पे एक नॉर्मल फोर्स लगाना होता है। इस नॉर्मल फोर्स के कारण हमारा सैंपल कंसोलिडेटेड होता है और इस दौरान इसमें से पानी बाहर निकल सकता है, ड्रेनेज हो सकता है। इसके बाद जब हम मटेरियल को, जब हम इस सैंपल को शियर करते हैं, जब ये सैंपल शियर होता है तो उस वक्त भी इसमें से जल की निकासी की व्यवस्था हो सकती है। तो दो फेज हुए हमारे टेस्टिंग के, एक कंसोलिडेशन वाला फेज हुआ जिसमें हम संघनन कर रहे हैं, और दूसरा एक्चुअल टेस्टिंग वाला फेज हुआ। पहला हमारा जो टेस्ट है वो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है, यानी इसमें हम सॉइल सैंपल को संघनित नहीं होने देंगे, उसका कंसोलिडेशन हम नहीं होने देंगे, और टेस्ट के दौरान भी हम जल को बाहर नहीं निकलने देंगे, पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इस तरह के टेस्ट को, ये दोनों यू मिला के हम यू टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बहुत जल्दी करना पड़ता है ताकि ना तो कंसोलिडेशन के दौरान ड्रेनेज हो सके, ना टेस्टिंग के दौरान ड्रेनेज हो सके, इसलिए इसे क्यू टेस्ट या क्विक टेस्ट कहते हैं। ये पहला टाइप हुआ। इसमें कंसोलिडेशन के दौरान भी हम ड्रेनेज नहीं होने देंगे और टेस्ट के दौरान भी हम ड्रेनेज नहीं होने देंगे। दूसरा टेस्ट होता है संघनित अनअपवाह परीक्षण, यानी हम कंसोलिडेशन होने देंगे लेकिन टेस्ट के दौरान ड्रेनेज नहीं होने देंगे। हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे और सॉइल को पूरी तरह से कंसोलिडेटेड होने देंगे, लेकिन हम उसे टेस्ट के दौरान ड्रेनेज नहीं होने देंगे, तो इसे हम CU टेस्ट कहते हैं। तीसरा संघनित और अपवाह परीक्षण, यानी हम सॉइल को पूरी तरह से कंसोलिडेटेड होने देंगे और सॉइल में से पानी का ड्रेनेज भी टेस्टिंग के दौरान होने देंगे। तो परीक्षण के दौरान ड्रेनेज हो सके, इसके लिए हमें सॉइल पे स्ट्रेस बहुत धीरे धीरे लगाने पड़ते हैं, और बहुत धीरे धीरे ये स्ट्रेस लगाने के कारण ये टेस्ट बहुत लंबी ड्यूरेशन का होता है और इसे हम स्लो टेस्ट कहते हैं। स्लो टेस्ट होने के कारण इसे एस टेस्ट कहेंगे, और CD, यहां से कंसोलिडेटेड और D से ड्रेनेज मिला के इसे CD टेस्ट कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास तीन टेस्ट हुए, UU टेस्ट, CU टेस्ट और CD टेस्ट। ऊपर वाले टेस्ट को Q टेस्ट कहते थे, क्विक टेस्ट कहते थे, नीचे वाले को S टेस्ट कहते हैं, तो बीच वाले को R टेस्ट भी कह दिया, R दोनों के बीच में आता है। तो हमारे पास तीन तरह के टेस्ट होंगे, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट जिसमें कंसोलिडेशन नहीं होने देंगे, टेस्टिंग के दौरान ड्रेनेज नहीं होने देंगे। दूसरा कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, यानी कंसोलिडेशन होने देंगे लेकिन टेस्टिंग के दौरान ड्रेनेज नहीं होने देंगे। तीसरा टेस्ट कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, यानी हम कंसोलिडेशन होने देंगे
और टेस्टिंग के दौरान भी हम ड्रेनेज होने देंगे। ये ड्रेनेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा ये सॉइल सैंपल है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में पानी भरा हुआ है, संतृप्त मृदा है। हमने इसके ऊपर एक बल लगा दिया। बल लगाने से इन कणों पे, पूरे सॉइल मास पे प्रेशर आ जाएगा। ये सारा का सारा प्रेशर ट्रांसफर होके पानी पे आ जाएगा और जल तुरंत इसको रिएक्ट करेगा। पानी में एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसे पोर प्रेशर कहेंगे या रंध्र दाब कहेंगे। धीरे धीरे पानी इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पानी इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और कण पास पास आने लगेंगे और ये रंध्र दाब कम होता जाएगा। तो जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, यानी ये रंध्र दाब शून्य हो जाना चाहिए, तभी कंसोलिडेशन पूरा होगा। क्योंकि पारगम्यता सॉइल की कम होती है, इसलिए इस पानी को बाहर निकलने में और पोर प्रेशर को खत्म होने में वक्त लग जाता है। इसलिए हमें कंसोलिडेशन में टाइम लगता है और इसीलिए हमारा कंसोलिडेशन महत्वपूर्ण है। सॉइल पे जब एकदम से प्रेशर आता है तो सॉइल पार्टिकल उस प्रेशर को नहीं सहन करते, बल्कि वो पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है और वो सारा का सारा दाब केवल पानी ही एडजस्ट कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो पानी ड्रेन हो जाता है, तब मृदा के पार्टिकल्स पे वो वास्तव में प्रेशर आता है। इस कारण से ही जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो तुरंत उसका निस्दन, तुरंत उसका सेटलमेंट नहीं होता। सारा हमारा प्रेशर, बिल्डिंग का पूरा वजन पोर प्रेशर के रूप में एडजस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे पोर प्रेशर खत्म होता है, कण पास पास आते हैं, कंसोलिडेशन होता है और हमारी बिल्डिंग में सेटलमेंट होता है। हमें क्रैक्स साल भर बाद दिखाई देने लगते हैं। परीक्षण विधियों को दो भागों में बांटा है, प्रयोगशाला विधि और फील्ड विधि। प्रयोगशाला विधियों में हम बॉक्स शियर टेस्ट यानी डायरेक्ट शियर टेस्ट, त्रिअक्षीय परीक्षण या ट्राइएक्सियल टेस्ट और अपरिबद्ध संपीड़न परीक्षण या अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये तीन टेस्ट हमारे महत्वपूर्ण हैं। उसी तरह से फील्ड टेस्ट में हमारा वेन शियर टेस्ट या फलक अपरूपण परीक्षण महत्वपूर्ण है। इन परीक्षणों के बारे में विस्तार से हम अगले पीरियड में पढ़ें। थैंक यू।